नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को 3,45,34,500 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। इस योजना से एकल महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है। और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है। और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। कुंभ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हैं वो सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेला अधिकारी, अन्य अधिकारीगण सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सभी से। और इसी प्रकार 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, जितने भी 4 धाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा 4 धाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। सर, एक जन जो तो आगे बढ़ रहा है। देखिए, जन की सरकार और जन के द्वारा, यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जनता को उसकी सुविधा मिले, उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में, सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है, उन योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं, जिनमें समन्वय करना है, उन सभी को भी कर रहे हैं। और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है, जो अल्पकालिक हैं और जो मध्यकालिक हैं उनका। उधर आपको बता दें कि 14 फरवरी को देहरादून में भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कि प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि नई कार्यकारिणी गठन के बाद संगठनात्मक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में 2027 की तैयारियों पर मंथन होगा। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होकर दिशा निर्देश देंगे। समय समय पर जब नई कार्यकारिणी बनती है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बैठकों का क्रम जारी होता है। तो इसी क्रम में कोर ग्रुप का बैठक होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के पश्चात पहली बार अपने प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक में अभी तक हमको क्या क्या काम केंद्र की ओर से हमको दिए गए थे, कितने काम हमने उसमें किए, हमारी प्रदेश की अपनी क्या योजना है, उस योजनाओं पर हम कितना खरा उतरे हैं, आगे हमारा 2027 का क्या रोड मैप होगा, उन सब विषय बिंदु पर इसमें चर्चा की जाएगी। और जो जो भी करणीय कार्य होंगे आगे, तो उस सब को भी उसमें चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जो माननीय पूर्व हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें यहाँ पर 14 तारीख को आ रहे हैं, तो उनका जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका जो कोर ग्रुप है उन सबको पाथवी प्राप्त होगा। और जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देशन होंगे, निश्चित रूप से हम उनको निचले स्तर पर ला करके कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे और उस पर हम काम करेंगे।
उधर आपको बता दें कि कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड से फैल रही दुर्गंध और प्रदूषण और साथ ही बीमारियों के खतरे को लेकर महिला कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने बिन बैग और कूड़ा उठाकर नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए डंपिंग जोन को तत्काल शिफ्ट करने की मांग की है। नजर आ रहा है। देखिए, हम लोग 4 महीने पहले जो मेयर है सौरभ थपलियाल जी, पहले उनसे मिले। उसके बाद हम लोग जो डीएम है सविन बंसल जी, उनसे मिले और हमने उनको बताया कि जो कारगिल डंपिंग जोन है उसकी वजह से जो वहाँ पर रिहायशी इलाके के जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, उनके छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से डंप कूड़े का बना दिया, कूड़े का जो पहाड़ बना दिया गया, वो खत्म करने के लिए बात हमने करी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अभी हमें वहाँ से कंप्लेन आती रही कि वही दिन पर दिन कूड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग कल रात को हम लोग वहाँ पे गए, हमने पूरा कूड़ा वहाँ से उठाया और आज हम यहाँ पे लेके आए सिंबॉलिक तरीके से कि देखिए जहाँ पे हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, ये 5 थैलियां हैं, उसके आसपास कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे। वहाँ से 2 बार के विधायक है विनोद चमोली जी, 2 बार मेयर भी रह चुके हैं वहाँ से, और उन्होंने उस रेजिडेंशियल एरिया मध्यमपुर विधानसभा का जो कारगिल डंपिंग जोन है वहाँ पे कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करी। वहाँ पे कूड़े का ढेर बड़ा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस तरह से उधर बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संगठन की विचारधारा, आचार और व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये अभियान मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध तरीके से 7 मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान चलाने वाली है। यह प्रशिक्षण अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से होगा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय से ही एक कार्यकर्ताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी और तब से अनवरत रूप से प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी चलाते जा रही है। और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 में एक बार पुनः हम इसको प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। इसी निमित्त हमारे 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई थी और ऐसे ही हम लोग 17 तारीख को अपने इस उत्तराखंड प्रदेश की कार्यशाला को लगाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जो प्रशिक्षण कराने वाले हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और वो निचले स्तर पर जाकर के सबसे पहले मंडल स्तर पर हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के विचार, आचार, व्यवहार से वो प्रशिक्षित हो सके और समाज जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में प्रशिक्षित होकर के वो अच्छे प्रकार से काम कर सके, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रशिक्षण अभियान में किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि पहले स्तर पर जो हम लोग मंडल का प्रशिक्षण लगाएंगे, उसके पश्चात मंडल के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद हम लोग जिलों के प्रशिक्षण लगाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रदेश का प्रशिक्षण लगाएंगे। ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण होगा, विधायकों का प्रशिक्षण होगा, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण होगा, जो हमारे निकाय के प्रतिनिधि हैं उन सब की प्रशिक्षण की व्यवस्था हम प्रशिक्षण के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रशिक्षण, और जो प्रशिक्षित हैं, चूँकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई भी बात या कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, बार बार उसको स्मरण कराना पड़ता है। इसलिए इस प्रशिक्षण के उद्देश्य को व्यापक रखते हुए उन सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को भी पुनः प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हम इस महाअभियान में कर रहे हैं। उधर आपको बता दें, लक्सर फ्लाईओवर पर शुगर मिल की मैली फैली होने से दुर्घटना जो है उसका खतरा बना रहता है। वाहन फिसलने की घटनाएं सामने आ रही चुकी हैं और सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने मिलकर प्रशासन से स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है और दोबारा से लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ज्ञान में आया है कि लक्सर शुगर मिल का कुछ वेस्टेज जो है फ्लाईओवर और सड़क पर बिखरा पड़ा है, जिससे थोड़ा वहाँ पर यातायात की समस्या आ रही है, जिस पर स्थानीय पुलिस, इनफैक्ट हमारे कोतवाल साहब मौके पर थे और उस जो मली गिरी हुई है उसको हटाने की कार्रवाई के लिए नगर पालिका को अवगत कराया गया, ताकि वहाँ पर दुर्घटना या इस तरह की कोई बात ना हो, यातायात से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो संबंधित को बता दिया गया है
और ये संज्ञान में आया कि पूर्व में भी इस तरह की घटना घटी है जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बनी है। तो एहतियातन जो है वहाँ पर पुलिस बल है मौके पर, और संबंधित को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें जो है पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति होने पर फिर देखा जाएगा कि इस प्रकरण में कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ मेले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और धनौरी सिटकुल मार्ग पर बन रहे पुल सहित अन्य परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले के निर्माण पर कुल 1200 करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 220 करोड़ का जीओ जारी हो चुका है। अभी स्टार्ट हुआ है। ये 90 मीटर स्पान का डबल लेन पुल है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। साइड में एक और पुल है जिसकी सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये नया अलाइनमेंट प्रपोज किया गया है और इसका काम अभी शुरू हुआ है और इसकी प्रगति जो है वही मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर मैं आई थी। जी, अभी जो हमारे करीबन 35 काम जो हमारे अप्रूव हुए थे उसमें से करीबन 22 से 23 काम जो हैं हमारे प्रगति पे हैं और करीबन 7-8 काम हैं जिनकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी काम है जो पाइपलाइन में है, जिनका जैसे ही जियो होता है हमारे कार्य प्रगति में। जो हमारे जियो हुए हैं करीबन 220 करोड़ के जियो हुए हैं हमारे, जिनके काम चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, एनएमसीजी को, मेटी को, अलग अलग तरह से। तो टोटल जो आउटले बना अभी तक हमारा वो 1224 करोड़ का कुछ बना है। उधर आपको बता दें देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि ये कुछ ऐतिहासिक होगा और साथ ही साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ मजबूत जो संदेश है वो देगा। नजर आ रहा है। देखिए, हम लोग 4 महीने पहले जो मेयर है सौरभ थपलियाल जी, पहले उनसे मिले। उसके बाद हम लोग जो डीएम है सविन बंसल जी, उनसे मिले और हमने उनको बताया कि जो कारगिल डंपिंग जोन है उसकी वजह से जो वहाँ पर रियासी इलाके के जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, उनके छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से डंप कूड़े का बना दिया, कूड़े का जो पहाड़ बना दिया गया, वो खत्म करने के लिए बात हमने करी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अभी हमें वहाँ से कंप्लेन आती रही कि वही दिन पर दिन कूड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग कल रात को हम लोग वहाँ पे गए, हमने पूरा कूड़ा वहाँ से उठाया और आज हम यहाँ पे लेके आए सिंबॉलिक तरीके से कि देखिए जहाँ पे हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, ये 5 थैलियां हैं, उसके आसपास कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे। वहाँ से 2 बार के विधायक है विनोद चमोली जी, 2 बार मेयर भी रह चुके हैं वहाँ से, और उन्होंने उस रेजिडेंशियल एरिया मध्यमपुर विधानसभा का जो कारगिल डंपिंग जोन है वहाँ पे कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करी। वहाँ पे कूड़े का ढेर बड़ा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस तरह से उधर आपको बता दें उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विपक्ष पर देवभूमि की पहचान से समझौते का आरोप लगाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने इस पर कड़ा जवाब दिया है। चुनाव प्रचार अभियान समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और डेमोग्राफिक का बदलाव रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता में बैठी सरकार की है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई सरकार हमारी है या बीजेपी की है, पहले तो मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करे। अगर सरकार बीजेपी की है तो ये दायित्व किसका है? ये दायित्व तो सरकार का है ना। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ हो रहा है? हम चाहें कि ऐसा हो जाए, भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की हम बात करते हैं, लेकिन देश के नागरिक को प्रत्येक जगह जो जमीन खरीद करके रहने का अधिकार है। अवैध रूप से कोई रह रहा है, सरकारी भूमि पर किसी ने कब्जा किया, तो कौन कार्रवाई करेगा? ये विपक्ष कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई तो सरकार करेगी ना। धामी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चुनाव सर पर है, इसलिए इस तरीके की बात सत्ता में बैठे लोग करते हैं।
उधर आपको बता दें, मसूरी के माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों की एंट्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका द्वारा शासकीय कार्य के नाम पर जारी विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। टैक्सी यूनियन का दावा है कि इन पासों से पर्यटकों का अवैध परिवहन किया जा रहा है और पुलिस और नगर पालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस गाड़ी के ऊपर हमारी काफ़ी दिनों से निगाहें थी। ये गाड़ी लगातार ये डीएल नंबर गाड़ी रजिस्टर्ड है और अपने होटल से सर ये सवारियां लेके किंगरेग में सवारियों को मिसगाइड करते हुए कि नीचे 100 रुपए में गाड़ियां मिल जाती हैं, अपने होटल से सवारियां लेके किंगरेग आती है, जिस विषय में हमने इस गाड़ी को आज पकड़ा है। वहाँ पे क्या है पूरा माने, आपने ये भी बताया कि इसका नगर पालिका से पास जारी हो गया, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ये अनरजिस्टर्ड होगी तो उत्तराखंड में तो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। हमारा वही कहना है सर प्रशासन से कि दिल्ली में 10 साल इस गाड़ी के पूरे हो चुके हैं, वहाँ पे ये गाड़ी डी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जब ये गाड़ी वहाँ डी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो फिर ये उत्तराखंड में किस हिसाब से चल रही है, और अगर ये उत्तराखंड में चल रही है तो इस गाड़ी ने अब तक उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कैसे ले लिया। नगर पालिका ने इस गाड़ी को पास के आधार पर दिया है, राजीव जैन जी के नाम पे ये गाड़ी का जो इन्होंने पास जारी किया, किस आधार पे है, किस होटल से ये चल रही है। इस तरीके से हमारा कारोबार, हमारे रोजगार का ये लगातार हनन कर रही है गाड़ी, जिस चीज को लेकर हम प्रशासन के पास आए थे, पर प्रशासन ने मात्र एक पोल्यूशन के ऊपर इस गाड़ी का चालान करके इस गाड़ी को छोड़ दिया है। और क्या मानते हैं किसी उच्च अधिकारी की गाड़ी के नाम पे है क्या? सर गाड़ी जो है ये दिल्ली में माइक्रो फाइनेंस के नाम पे रजिस्टर्ड है और यहाँ पे जो पास है वो राजीव जैन जी IRS के नाम जी उनके नाम पे पास जारी किया गया है गाड़ी का। सवारी को आती है इसमें? नहीं, हम कहीं लेके नहीं जाते, हम सीधा नीचे माल रोड पे छोड़ते हैं बस। हमारा ये काम है कि हम ऊपर से उन्हें नीचे तक छोड़ते हैं बस। वो थोड़ा पर्सनल थे, घर के बंदे थे, इसलिए सर मैं उनको वहाँ छोड़ने गया था। और वैसे पर ये आरोप है कि आप सवारियां भी ढोते हैं इसमें? नहीं सर, मैंने भैया को बोला भी था, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं, पर सर आज तक किसी ने मुझे सवारी ढोते हुए नहीं देखा हुआ सर। होम स्टे के द्वारा चल रही ना ये, होम स्टे के माध्यम से चलती है ना, तो होम स्टे का नाम क्या है? सर समर क्लाउड स्टे। समर क्लाउड स्टे किसका है ये? सर ये राजीव जैन जी का है। हाँ, वही अभी हमें ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उन्हीं के। ठीक। उधर आपको बता दें कि रुड़की के प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 और राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बेलडरा में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। बच्चों के साथ अभिभावकों की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। सपनों की दौड़ और लोक नृत्य प्रतियोगिताओं में बच्चों और अभिभावकों ने मिलकर प्रस्तुति दी, जिससे कि विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। तो लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब एसएसपी मणिकांत मिश्रा सख्त नजर आए हैं। उन्होंने गांव की छोटी बड़ी सड़कों का निरीक्षण कर घनी आबादी वाले रास्तों पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालिया हादसों के बाद सुरक्षा को देखते हुए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सभी भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, PWD से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि जिस छोटे रास्तों से भारी वाहन गुजरते थे जो कि अनुमति नहीं है वहाँ से गुजरने की, उन जगहों पर हमने ये साइड बैरियर लगा दिए हैं और इसी प्रकार के और कार्य जो कि आज हम लोगों ने निर्धारित किए हैं धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कर देंगे जहाँ की दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई भूमि को IMA की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उसे तत्काल सरकार में निहित करने की मांग की है। वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि सहसपुर धौलास में दरअसल दी गई जमीन के लैंड यूज परिवर्तन और खरीद फरोख्त के प्रयास सामने आए हैं और MDDA ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। देखिए, जमीन खुर्द-बुर्द करना एक अलग विषय हो गया और किस लिए जमीन आवंटित की गई थी वो अलग विषय हो गया। वो ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जब पिछले 2022 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा था और जिसको बार बार बाद में हरीश रावत जी ने डिनाई किया कि साहब ऐसा कोई विषय नहीं था,
आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि 2004 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में मोहम्मद मदनी को ये जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी और उसके बाद से लगातार वहाँ पर प्रयास हो रहे थे, जबकि IMA वहाँ पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, उसके विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जमीन वहाँ अलॉट की थी। जब 2022 में विषय उठा तो हमारे भी ध्यान में आ रहा था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, कहाँ बन सकती है, लेकिन कोई विषय उठा था, राजनीतिक माहौल था, तो हमने उसका विरोध भी किया और मीडिया ने और तमाम जनता ने उस बात का विरोध किया और वो उस काम को कर नहीं पाए। लेकिन आज जब ये प्रकरण सामने आया तो समझ में आया है कि 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई थी उसका आधार ये जमीन थी, क्योंकि जमीन ऑलरेडी उसके लिए दी जा चुकी थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर लैंड यूज चेंज के लिए गए, आपकी जानकारी में सारा हाई कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने से डिनाई कर दिया। उसके बाद भी वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है और एक समुदाय विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को दी जा रही है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ पर IMA है, पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, पूरे देश के सैनिक अफसर वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में वो भूमि का आवंटन पहले वही जो है गलत है, उसके बाद उस भूमि पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात करना वो उससे और ज़्यादा गलत है, और उसके बाद समुदाय विशेष के लोग वहाँ पर बिठाना और उस जमीन को खुर्द-बुर्द करना, ये उससे भी बड़ा गंभीर प्रकरण बन गया, उससे भी गंभीर। उधर आपको बता दें कि रुड़की में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज कर दी है। ऊर्जा निगम ने दरअसल जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और व्यापारियों से पहले आगे आने की अपील की है और SDO गुलशन अबुलानी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से सटीक बिलिंग और साथ ही खपत पर नियंत्रण और बिजली चोरी पर रोक लगेगी, जिससे कि उपभोक्ताओं और विभाग दोनों को लाभ होगा। आज हमारे विभाग द्वारा एक स्मार्ट मीटर कैंपेन चलाई गई है, स्मार्ट मीटर पखवाड़ा। तो हम प्रत्येक गांव में, और आज लालौरा से इसकी शुरुआत हुई, प्रत्येक गांव में हमें जाना है, लोगों को जागरूक करना। तो उसमें हमारे जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, मीटर के अधिकारी हैं और हम, तो इसमें जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं स्मार्ट मीटर के बारे में, उन भ्रांतियों को दूर कर इसके क्या फ़ायदे हैं ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में जो डर है, जो भ्रांतियाँ हैं, वो दूर हो सके। तो प्रतिनिधियों को भी बुलाया था और कुछ सभासद आए भी, और यहाँ सारे पत्रकारों को भी बुलाया था। तो वो सभी इन्वाइटेड थे, उनको समझाया गया ताकि वो प्रचार प्रसार कर सकें। और हमारा डोर टू डोर कैंपेन भी इसमें चलेगा, यानी कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्येक घर जाके पैम्पलेट के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से भी स्मार्ट मीटर के बारे में उन्हें जागरूक करने का कार्य करेंगे। ऐसे कि आज से उन्हें अवगत भी कराया गया और आज से ये कैंपेन चालू हुई है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।